के राजनीतिक हालातों के चलते देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक समीक्षा बैठक की, जिसमें सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी, मुख्य सचिव, डीजीपी के साथ चंपावत, उधम सिंह नगर, चंपावत के डीएम और पुलिस कप्तान जुड़े। उत्तराखंड की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। वहां के उग्र आंदोलन के चलते नेपाल की सीमा पर चौकसी बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ते हैं। पड़ोसी मुल्क नेपाल में इन दिनों आग लगी हुई है। सोशल मीडिया पर रोक लगाने से धधकी ये आग राजनीतिक बदलाव तक जा पहुंची है। ऐसे में भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड में आ गई हैं, खासकर उत्तराखंड में, जहां भारत का 275 किलोमीटर का खुला बॉर्डर नेपाल से लगा हुआ है। देखिए हमारी रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर रोक लगाने का फरमान नेपाल की ओली सरकार पर भारी पड़ गया। पड़ोसी मुल्क के हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ा है। नेपाल में जारी राजनीतिक उथल-पुथल को देखते हुए उत्तराखंड में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हो गई हैं। उत्तराखंड में भारत का नेपाल से 275 किलोमीटर का बॉर्डर सटा है। इस इलाके में काली नदी दोनों देशों की सीमाएं तय करती है। ऐसे में लिपुलेख से लेकर यूएस नगर तक पुलिस और एसएसबी चप्पे चप्पे पर तैनात कर दी गई है। यही नहीं, खुफिया एजेंसियों को बॉर्डर पर अलर्ट मोड में रखा गया है। सुरक्षा के दृष्टिगत एसएसबी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए थाना पुलिस द्वारा भी लगातार पुलों पर चेकिंग की जा रही है और इस पर जो भी इनपुट प्राप्त होंगे उस पर नियमानुसार हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो स्थानीय अभिसूचना इकाई है उसको भी अलर्ट मोड पर रहने हेतु अवगत कराया गया है। उत्तराखंड में भारत और नेपाल के बीच आवाजाही के दर्जन भर लीगल रास्ते हैं। बावजूद इसके कई अवैध रास्तों से भी घुसपैठ होती रही है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां अवैध रास्तों पर भी नजर बनाए हुए हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां नेपाल से आने वालों पर साफ साफ निगाहें बनाए हुए हैं और यही नहीं, नेपाली सुरक्षा बल भी बॉर्डर इलाकों पर चौकस दिख रहे हैं। बदले हुए हालात में जब तक नेपाल की आग शांत नहीं होती, बॉर्डर इलाकों पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को 24 घंटे चौकन्ना रहना होगा। न्यूज़ 18 के लिए विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रुड़की के खंजरपुर में बिना लाइसेंस चल रहे वेनम सेंटर पर दिल्ली से आई पीपल्स फॉर एनिमल की टीम ने वन विभाग के साथ मिलकर छापा मारा। यहां दर्जनों सांपों को अवैध तरीके से रखा गया था और लाइसेंस का लंबे समय से रिन्यूअल नहीं किया गया था। यहां सांपों का जहर भी स्टोर किया गया था और नियमों के खिलाफ वेनम सेंटर चलाया जा रहा था। वन विभाग की टीम सभी सांपों को अपने साथ ले गई और जबकि सेंटर का संचालक भी मौके पर नहीं था, सिर्फ केयर टेकर ही मिला। फिलहाल वन विभाग की टीम जांच कर रही है। सूत्रों से जानकारी मिली थी कि यहाँ रुड़की के अंदर नितिन कुमार नाम का एक व्यक्ति है जो सांपों की तस्करी करता है और सांपों के जहर का व्यापार करता है। जो सांपों का जहर है, जितने भी ये आपके गिरोह हो गए जो रेप पार्टी आयोजित कराते हैं और नशे का और ड्रग्स का व्यापार करते हैं, उन कुछ लोगों को ये सप्लाई करता है, जिसके अंदर एलविश यादव और उसके गिरोह के लोगों का नाम भी सामने आया है। अभी जो है मौके पे जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे एक फैसिलिटी चल रही है कि जिसमें सांप रखे हुए हैं, तो उसके एवज में हम लोग मौके पे आए हैं और हमको सांप बरामद भी हुए हैं। 2 प्रजाति के, कोबरा है और रसल वाइपर है। तो उसके केस में हमने अभी सांपों को अपनी अभिरक्षा में ले लिया। बाकी कार्रवाई हम कर रहे हैं। हरिद्वार के शिवालिक नगर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। एसडीएम जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में पहुंची टीम ने शिवालिक नगर में गैस प्लांट तक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान जेसीबी मशीन से तमाम होटल, शोरूम और घरों के बाहर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। बीएचईएल की जमीन पर हुए अतिक्रमण को पहले ही नोटिस दिए गए थे, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने खुद अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। देहरादून में हिमालय दिवस पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पद्मश्री अनिल जोशी भी मौजूद थे। कार्यक्रम को हिमालय को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान पर्यावरणविदों ने कहा कि हिमालय से निकलने वाले जल स्रोतों को बचाने पर काम करने की जरूरत है। वहीं सीएम धामी ने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंता जाहिर की। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हिमालय गंभीर खतरों से जूझ रहा है। हिमालय
जो हमारे लिए बहुत अमूल्य धरोहर है, इसको आज गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जो आने वाले समय में गंभीर जल का संकट और जो इकोसिस्टम है उसका असंतुलन, वो भी हमारी बड़ी चुनौती है। इन सभी को देख रहे हैं कि हिमालय क्षेत्र, विशेषकर ऊंचाई वाले इलाकों में जलवायु परिवर्तन जो गंभीर रूप से, स्पष्ट रूप से हमको दिखाई दे रहा है। कई सारी नदियां जो साल भर पहले सदा नीरा होती थी, अब सूख गई हैं। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर 27 घंटे से बंद गंगोत्री हाईवे बीआरओ ने खोल दिया। गंगोत्री हाईवे नालू पानी के पास मलबा आने से बंद चल रहा था। हाईवे खुलने से यात्रियों और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है। वहीं गंगोत्री हाईवे डबरानी के पास भी खोल दिया गया है। इस तरह से अब गंगोत्री हाईवे पूरी तरह से खुल गया। हालांकि एक एक कर हाईवे से वाहनों को गुजारा जा रहा है। वहीं गंगोत्री हाईवे खुलने से गंगोत्री धाम के लिए कई श्रद्धालु निकले हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे खुलने के बाद गंगोत्री धाम भी यात्री पहुंचे। 3 दिन से सभी यात्री मार्ग में फंसे हुए हैं। मंगलवार को रोड खुलने के बाद ये सभी गंगोत्री धाम पहुंचे। धाम पहुंचने के बाद सभी दर्शन कर पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि धराली आपदा के बाद पहली बार गंगोत्री हाईवे पूरी तरह से खुला है। इसके बाद श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचे हैं। गंगा मैया, कहाँ से आए आप लोग? हम गुजरात से आए हैं। और कैसा लगा आपको यहाँ पर? बढ़िया है यहाँ। दर्शन कैसे हुए आप लोग? बढ़िया हुए दर्शन। आने में कोई तकलीफ कोई नहीं? तकलीफ नहीं, प्रशासन का बहुत सहयोग रहा। बहुत सहयोग रहा। बहुत सहयोग। लोग आ सकते हैं आ सकते हैं। न्यूज 18 ने अल्मोड़ा खैरना हाईवे के क्वारब के पास लैंडस्लाइड की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। इसके बाद राजनीतिक दलों से लेकर अधिकारियों का स्तरीय निरीक्षण तेज हो गया। एनएच के इंजीनियर ने अधिकारियों के साथ क्वारब में हो रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। साथ ही जिन हिस्सों में दरारें आ रही हैं उस हिस्से को दोबारा बनाने के साथ क्वालिटी में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कई संगठनों ने क्वारब में जल्दी हाईवे को सभी वाहनों के लिए खोलने की मांग की है। अभी कुछ डिफेक्ट्स कुछ नज़र आ रखे हैं। कुछ को जो हमारे अधिशासी अभियंता हैं उनके द्वारा उसको तोड़ दिया गया है। अभी इसका विस्तृत जो निरीक्षण है अभी वो गतिमान है, तो उसको देख के ही उसके बाद ही फिर एग्जैक्ट पता चलेगा। कोटद्वार के बॉर्डर इलाके में पढ़ाई के लिए हर रोज स्कूल जाने के लिए बच्चों को जान जोखिम में डालना पड़ रहा है और यहां मासूम बच्चे हर दिन उफंती नदी पार कर स्कूल पहुंचते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। किस तरीके से अपनी जान का जोखिम रोजाना उनको उठाना पड़ता है, ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफ़ी हैं। बच्चे अब इंतज़ार कर रहे हैं कि जो पानी है, जो उफान है, वो थोड़ा कम हो कोल्लू नदी का, तो वो अपने घरों को जाए। तो इस तरीके से रोज़ की ये जद्दोजहद रहती है। शिक्षा पाने की लगन अगर सच्ची हो तो कोई मुश्किल रोक नहीं सकती। ऐसा ही मामला कोटद्वार से सामने आया है, जहां कई गांव में बच्चों की पढ़ाई आजकल किसी जंग से कम नहीं है। रोजाना बच्चों को स्कूल जाने के लिए जान जोखिम में डालकर उफनती कोल्हू नदी को पार करना पड़ता है और थोड़ी सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ ना तो कोई पुल है और ना ही सुरक्षित रास्ता। ऐसे में बच्चों को हर दिन उफनती नदी को पार करके ही स्कूल जाना पड़ता है। हमें स्कूल जाने में रोज परेशानी होती है, नदी का सामना करना पड़ता है। कभी कभार हमारे टेस्ट वगैरह भी रुक जाते हैं। अच्छा, पानी जब आ जाता है बड़ा तो फिर क्या करते हैं? स्कूल जाते हो या घर चले? नहीं, घर में रहते हैं। तब फिर नहीं जाते स्कूल? नहीं। जान जोखिम में डाल के बच्चे रोज स्कूल छोड़ने आना पड़ता है। नदी पार करके रोजाना बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है और पानी ज़्यादा होने की वजह से फिर छुट्टी भी हो जाती है। इतनी 6-7 किलोमीटर से पीछे से चल के आते हैं। यूपी से लगे बॉर्डर इलाके में स्कूल ना होने के चलते सैकड़ों बच्चे पढ़ाई और स्कूल जाने के लिए बारिश के मौसम में नदी के उफान के बीच हर रोज ऐसे ही नदी को पार करते हैं और स्कूल जाते हैं। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के इलाकों को इन दिनों भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से लगातार जो बारिश पहाड़ों में हो रही है, उससे जो कोल्लू नदी है वो उफान पर है और
ये जो बॉर्डर इलाके के जो गांव के जो ग्रामीण हैं, जो कोटद्वार और आसपास के जो क्षेत्रों के स्कूल हैं उसमें पढ़ने के लिए आते हैं। ये छोटे बच्चे हैं, अपने पैंट को ऊपर करके हाथों में अपने शूज़ और चप्पलों को लेकर नदी को क्रॉस कर रहे हैं और ये रोज़ाना की उनकी मशक्क़त रहती है। सुबह जिस समय स्कूल आते हैं तो इसी तरीके से रोज़ाना ही वो रोज़ इस जद्दोजहद में रहते हैं कि अगर पानी ज़्यादा हुआ तो वो स्कूल जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो कहा जा सकता है कि जो ग्रामीण हैं, साथ ही स्कूल के जो बच्चे हैं, वो रोज़ाना अपनी जान का जोखिम उठाते हैं और मांग की जा रही है कि कोल्लू नदी पर जो पुल है वो बनाया जाए ताकि उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो सके। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड के आपदा पीड़ितों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी मदद भेजी है। उत्तर प्रदेश की तरफ से तकरीबन 3,800 पैकेट राहत सामग्री के उत्तराखंड भेजे गए हैं। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई राहत सामग्री 11 ट्रकों के जरिए हल्द्वानी पहुंची, जिसे यहां से उत्तराखंड के आपदाग्रस्त इलाकों में भेजा जाएगा। कोटद्वार पहुंचे सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े भाई सूबेदार मेजर शैलेंद्र मोहन बिष्ट से मुलाकात की। सूबेदार मेजर शैलेंद्र मोहन इन दिनों कोटद्वार के आर्मी कैंप में तैनात हैं। शैलेंद्र मोहन ने गुलदस्ता देकर मंत्री गणेश जोशी का आर्मी कैंप में स्वागत किया और कैंप के बारे में जानकारी दी। इस दौरान सैन्य अधिकारियों और पूर्व सैनिकों की ओर से आर्मी की जमीन के इर्द गिर्द हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर सैनिक कल्याण मंत्री के सामने चिंता जाहिर करते हुए इसका संज्ञान लेने की मांग की। वहीं मामले में मंत्री गणेश जोशी ने स्थानीय प्रशासन को मामले पर जल्द एक्शन लेने की बात कही है। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव पर निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग को लेना है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आयोग के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में 5 सितंबर को सुनवाई हो गई है और डीएम एसएसपी के साथ 5 तथाकथित किडनैप सदस्यों की सुनवाई कर ली गई है। अब इस मामले में आयोग में निर्णय सुरक्षित रखा गया है और 1-2 दिन में आदेश जारी हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कोर्ट से मांगे समय के बाद कोर्ट में अब 18 सितंबर को सुनवाई होगी। याची की ओर से कहा गया कि जो पिछली बार इन्होंने शपथ पत्र दिया है उसका हम उत्तर देना चाहते हैं रिजोइंडर के रूप में। 2 दिन का समय उन्होंने मांगा है। संयुक्त रूप से आग्रह करने पर माननीय न्यायालय ने इस याचिका में अगली सुनवाई की तिथि 18 सितंबर निर्धारित की है। पौड़ी के थलीसैंण ब्लॉक के कई गांव में इन दिनों भालू का आतंक मचा हुआ है। भालू अब तक 1 दर्जन से ज्यादा मवेशियों को मौत के घाट उतार चुका है। गांव की गौशालाओं को तोड़कर भालू हमला कर रहा है। हाल ही में गाय पर हमला कर भालू ने घायल कर दिया। वहीं वन विभाग ने भालू को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए हैं, लेकिन अभी तक भालू को पकड़ने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। इसके साथ ही वन विभाग ने गश्त को भी बढ़ा दिया है। हमारा पेठानी वाला क्षेत्र था, उसमें कुछ शिकायतें भी मिली थी और उसमें पिंजरे भी लाके लगा दिए गए हैं। वन विभाग के द्वारा भी लगातार गश्त किया जा रहा है और फिलहाल अभी पिंजरे में वो भालू है या जो भी है वो कैद नहीं हो पाया है, लेकिन तब भी वन विभाग की टीम लगातार वहाँ पे दौरे कर रही है और वहाँ पे गश्त कर रही है और शीघ्र ही इसका समाधान होने की। रुड़की में मर्डर का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जिसने पुलिस को भी चक्कर में डाल दिया कि कैसे एक अंधे और लंगड़े ने अपने मकान मालिक की हत्या कर फिरौती की 25 लाख की रकम की डिमांड की, लेकिन बाद में पुलिस के हत्थे दोनों चढ़ गए। ये रिपोर्ट देखिए। अंधे और लंगड़े की दोस्ती की कहानियां तो आपने सुनी होंगी कि किस तरह लंगड़ा अपने अंधे दोस्त के कंधे पर बैठकर उसे रास्ता बताता चलता है। लेकिन रुड़की में एक अंधे और लंगड़े की दोस्ती ने क्राइम पेट्रोल देखकर ऐसी मर्डर की साजिश रची कि असली कातिल तक पहुंचने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। दरअसल रुड़की के पिरान कलियर में 6 सितंबर से एक होटल व्यापारी का बेटा लापता चल रहा था, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई थी। आरोपी ने पीड़ित पिता से 25 लाख की फिरौती भी मांगी। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए टीमें लगाईं
तो हैरान कर देने वाला खुलासा सामने आया। इसमें 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है और दोनों ही व्यक्तियों में से एक उन्हीं के यहाँ किराए का काम करता था जो अपाहिज भी है, उसका एक साथी जो आंख से कम देखता है। इन दोनों ने मिलकर ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था और इसके पीछे जो क्राइम पेट्रोल को देख के ये पूरी योजना इनके द्वारा बनाई गई थी। दरअसल दोनों आरोपी लंबे समय से मृतक के ही घर में रह रहे थे। मृतक अनवर की उन्होंने घर में ही हत्या कर दी। हत्या कर अंधे और लंगड़े ने शव को बाइक से ठिकाने लगाने के लिए निकले, लेकिन बाइक रास्ते में ही पंक्चर हो गई तो ई रिक्शा किराए पर लिया और फिर शव को ठिकाने लगाया। मजे की बात यह है कि मृतक के ही फोन से उसके पिता को फिरौती के लिए मैसेज भेजे जा रहे थे। तो ये बात आपने सही कही, दोनों ही कम पढ़े लिखे हैं और दोनों ही मुख्य धारा से थोड़ा सा हटे हुए हैं। उसके बाद भी क्राइम पेट्रोल देख के उसके में जो मोडस ऑपरेंडी अभियुक्तों द्वारा उपयोग की जाती है उसी को इनके द्वारा फॉलो करने का प्रयास किया गया। पुलिस का कहना है कि अंधे और लंगड़े सिर्फ 5वीं तक ही पढ़े हैं, लेकिन क्राइम सीरियल देखकर मर्डर कर फिरौती मांगने का आइडिया आया। मोबाइल के सिम बदलने से लेकर दोनों आरोपियों ने फिरौती लेने की काफी कोशिश की, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते मात्र 24 घंटे के अंदर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज जुयाल की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में पासपोर्ट ऑफिस खुल सकता है। प्रशासन को केंद्र ने जगह मिलने पर पासपोर्ट ऑफिस खोलने पर सहमति जताई है। इसे देखते हुए डीएम ने अधिकारियों के साथ मुख्य डाकघर और कलेक्ट्रेट में मौजूद पोस्ट ऑफिस का निरीक्षण किया। डीएम ने बताया कि मुख्य डाकघर के पार्किंग स्थल पर पासपोर्ट ऑफिस बनाया जाएगा। जब तक ऑफिस तैयार नहीं होता है तब तक कलेक्ट्रेट के पोस्ट ऑफिस से पासपोर्ट बनाने का काम किया जा सकता है। हेड पोस्ट ऑफिस के जो पार्किंग वाला एरिया है उसमें एक एरिया है जिसको हम रिकंस्ट्रक्शन उसमें करके वहाँ पर बना सकते हैं। एक हमने कलेक्ट्रेट में भी अस्थायी तौर पर जब तक वहाँ हेड पोस्ट ऑफिस में होता है तो कलेक्ट्रेट में जो हमारा पोस्ट ऑफिस है उसके पास में भी कुछ कक्षों का निर्धारण किया है।